देखिए, हमने बात की थी 1498 में 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और जो यूरोपीय कंट्रीज थे इन लोगों ने दीपावली मनाना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें भारत इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र दिख रहा था कि उन्हें पता था कि अगर भारत में हमने एक बार उपनिवेश बना लिया या भारत में अगर हमने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया तो हम लोग माला माल हो सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी देश थे उनमें होड़ मच गई थी कि हमें भारत आना है, कंपनियां बना के यहाँ भेजना है और यहाँ से हमें कच्चे माल के रूप में चीज़ों को यूरोप में मंगाना है और उन्हें एक प्रोडक्ट के रूप में यूरोप के बाजार में पेश करना है। ये चीज़ की शुरुआत हो गई थी 1498 में जब वास्को डी गामा आया और तमाम चीज़ें हुई तो सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी आई वो कौन सी थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बनी, वो सबसे पहले भारत आए और उन्होंने 1503 में, हमने शायद लास्ट लेक्चर में बात की थी, 1503 में उन्होंने कहाँ फैक्ट्री लगाई? उन्होंने कोचीन। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई। 1505 में 1505 में पुर्तगालियों ने एक वायसराय को भारत भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये भाई साहब, इनको भारत भेजा। वायसराय क्या होता है? वायसराय एक ऐसा शाही अधिकारी होता है, रॉयल ऑफिशियल होता है, जिसको जिस क्षेत्र में अपॉइंट किया जाता है वो उस क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उस जगह को, उस देश को रिप्रेजेंट करता है। पुर्तगालियों ने सबसे पहला जो वायसराय बना के भारत भेजा वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। जब ये भारत आया तो इसका मतलब ये था कि भारत में सबसे बड़ा पुर्तगाली सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिसको कि भारत में व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ भेजा गया था। देखिए, ये भाई साहब जब आए ना तो इन्होंने एक इनका उद्देश्य था कि मुझे शांतिपूर्वक व्यापार को स्थापित करना है, साम्राज्य को स्थापित करना है। बहुत सीधी सी बात है, हम लोग प्राचीन भारत से पढ़ते आ रहे हैं कि साम्राज्य विस्तार की जो नीतियाँ होती थी इसमें, और जनरली साम्राज्य विस्तार की नीतियों में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, या तो बातचीत से व्यवहारिक संबंध बना के, जनरली हमारे कुछ लोगों ने तो वैवाहिक संबंध बना के साम्राज्य विस्तार किया है, या फिर दूसरी चीज़ जूते दे के, लड़ाई झगड़े करके, इससे आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर लो। इसका उद्देश्य था कि भैया मेरे को शांतिपूर्वक अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, मतलब व्यापारिक विस्तार करना है। इस उद्देश्य के तहत इसने ब्लू वाटर पॉलिसी निकाली। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? शांत जल की नीति। इसका मतलब इसका कहना था कि मेरे को कोई यहाँ पे किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है, सिर्फ व्यापार करना है। मगर चूंकि क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गुजरात के, हमने पहले ही बात की भाई वास्को डी गामा कौन लाया था? एक गुजराती व्यापारी लाया था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। मुस्लिम था, गुजराती था। तो यहाँ पे इन लोगों के व्यापारी, जो गुजरात है हमारा, इनके व्यापारिक हित, इधर से जो अरब देश थे उन लोगों के व्यापारिक हित, और जो पुर्तगाली थे इनके व्यापारिक जो हित थे वो आपस में टकराए और इनके टकराने से क्या हुआ, यहाँ पे विवाद शुरू हुआ। इस विवाद में जो मुस्लिम व्यापारी लोग थे, विशेषकर 3 जगहों के, गुजरात, मिस्र और टर्की, जिसको तुर्की कहा जाता है, तुर्की, मिस्र और गुजरात, इन 3 जगहों के जो मुस्लिम व्यापारी थे उन लोगों ने एक संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़ा बना के तैयार किया और इनके खिलाफ युद्ध में उसको उतार दिया। 1508 में 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा और वो जो संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़ा था उसके बीच युद्ध हुआ और अल्मीड़ा भाई साहब पिट गए। मगर ये हार मानने वाले नहीं थे, इन्होंने अगले साल फिर युद्ध लड़ा 1509 में, 1509 में। जब फिर युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अल्मीड़ा ने संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़े को हरा दिया और इस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। अब आप यहाँ देखेंगे, इस साइड देखेंगे, यहाँ पे इस साइड अरब देश आते हैं, जैसे सऊदी अरब वगैरह अरब देश आते हैं, है ना। और इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, ये पूरा कौन सा एरिया है? अफ्रीका वाला एरिया है। तो इस एरिया पे जिसकी पकड़ होती है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन की हम बात करें, वहाँ जिसकी पकड़ होती है वो इस एरिया का स्वामी होता है, राजा होता है। एशिया का दक्षिण में जो व्यापार है वो इसी जगह से होता है, इसी समुद्रिक रास्ते से होता है, इन्हीं समुद्रिक रास्तों से होता है। तो पुर्तगालियों ने इसी को टारगेट किया और
फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने इनकी जो संयुक्त सेना थी, जो बेड़ा था, उसको हरा दी। इसके बाद एक दूसरा वायसराय आया 1509 में, सेकंड वायसराय आया। इन भाई साहब का नाम था अल्बुकर्क। ये वायसराय बन के आए पुर्तगालियों की तरफ से। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का भारत में। मतलब अगर भारत में पुर्तगालियों को वास्तविक रूप से स्थापित अगर किसी ने किया तो वो किसने किया? अल्बुकर्क ने। इवन मैं आपको बताऊं कि अल्बुकर्क का ऐसा सोचना था कि मेरे को यहाँ पे पुर्तगाली बस्ती बसानी है। इस वजह से इसने भारतीय लोगों से वैवाहिक संबंध बनाने का भी इसने प्रस्ताव अपने लोगों को दिया था कि आपको यहाँ बसना है, इन लोगों के साथ ही आप बसो। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इसने यहां इस जगह पे, गोवा है, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह के अंडर में गोवा था, बीजापुर का था, उसके अंतर्गत आता था गोवा। तो अल्बुकर्क ने क्या करा? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में 1510 गोवा को आदिल शाह से जीत लिया और काय में मिला लिया। क्या बना लिया? पुर्तगाली शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बना लिया गोवा को 1510 में अल्बुकर्क ने। अब आप एक चीज देखिए, आपको पता है गोवा जो है वो इंडिपेंडेंस होने के बाद भी, हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी गोवा किसके अंडर में रहा है? पुर्तगालियों के अंडर में रहा है। हमने देश की आज़ादी के लगभग 14 साल बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा को किस में मिलाया है? भारत में मिलाया है, हमारे देश में मिलाया है। हमारे ही देश का वो अंग था। मगर आप देखिए शुरू से आखिर तक गोवा किसका पार्ट बना रहा? पुर्तगालियों का पार्ट बना रहा। और गोवा को पुर्तगालियों का पार्ट किसने बनाया था? अल्बुकर्क। इसका मतलब वास्तविक संस्थापक कौन? अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके आगे की अगर मैं आपसे बात बोलूं कि पुर्तगालियों को हम, इसके बाद इनके जो कुछ प्रमुख काम थे और इनकी कुछ पॉलिसीज थी, उनके ही बारे में पुर्तगालियों के जनरली हम पढ़ते हैं। क्यों नहीं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि बहुत एक बेसिक सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यूरोपीय जो देश थे, जो डेवलप कंट्रीज थे उस समय के, ये लोग क्या करते थे कि ये लोग नए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करते थे, खोजते थे। जैसे यूरोपीय देशों में डच, जैसे डेनिश, जैसे ब्रिटिश, जैसे पुर्तगाली, जैसे फ्रांसीसी, ये लोग क्या करते थे? नए नए क्षेत्रों को खोजते थे दुनिया के, और वहाँ पे जिस प्रकार के भी व्यापार की संभावना होती थी उस प्रकार के संभावनाओं को खोजते थे। और वहाँ जाके ये पहले अपनी व्यापारिक बस्तियाँ बसाते थे, कोठियाँ फैक्ट्री लगाते थे, और सबसे पहले ये आपस में लड़ते थे। हम यूँ कह सकते हैं कि जो देश थे, इनकी स्थिति उन भूखे कुत्तों की तरह थी। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम रोटी डालते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार कुत्ते, जो गली मोहल्ले कुत्ते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं 3-4, और जैसे हमने रोटी या कोई भी चीज़ दी तो वो आपस में सबसे पहले लड़ते हैं, और उनमें से कोई एक जो कुत्ता होता है वो उस रोटी को लेके और भाग जाता है। ये हमने देखा है। इनकी भी सेम कंडीशन थी। ये जिस क्षेत्र को टारगेट करते थे वहाँ पे ये एक जाते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये सब पहुँच जाते थे। और सब पहुँचने के बाद में फिर ये पहले आपस में लड़ते थे, और अंत में क्या होता था? आपस में लड़ने के बाद कोई एक वहाँ पे बचता था। जो एक वहाँ पे बचता था वो क्षेत्र का राजा होता था, वहाँ पे वो राज करता था, रूल करता था, और अपने व्यापारिक हितों को, अपने नीतियों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करता था। हमारे यहाँ पे क्या हुआ आपको पता है? ये लोग भी आए भाई, पुर्तगालियों के बाद डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, सब आए। इनके आपस में भी कुछ युद्ध हुए, कुछ दूसरी चीज़ें हुई, समझौते हुए। उनके तहत देखा जाए कि भारत में किसकी सत्ता फैली? ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की। जबकि किसी देश में डच की सत्ता थी, किसी देश में फ्रांसीसी सत्ता थी, किसी देश में पुर्तगालियों ने उपनिवेश उसको बनाया। हमारे यहाँ पे ब्रिटेन फाइनली अपने मंसूबों में कामयाब हुआ इन देशों में से। तो जनरली हम लोग इसके आगे किसको पढ़ते हैं? ब्रिटेन को पढ़ते हैं। ये जो बाकी देशों की कंपनी आई थी, इनको बहुत सीमित ही हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ें फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में, कुछ चीज़ें अल्बुकर्क के बारे में, और कुछ जिनके बारे में हमें बात करना है, कुछ इनके प्रमुख काम जिनकी वजह से यहाँ पे कोई परिवर्तन कुछ किसी प्रकार के हुए, वो हमें पढ़ना है। जनरली भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का, और जिससे हम लोग कितने सालों तक लड़े हैं? 200 सालों तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं पुर्तगालियों के कुछ विशेष चीज़ें आपको बताऊं कि इनकी वजह से क्या परिवर्तन हुए और क्या चीज़ें इन्होंने की इसके बाद, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय सामुद्रिक जो साम्राज्य था, इसको इन्होंने कहा एस्तादो द इंडिया।
एस्तादो द इंडिया का मतलब है कि ये जो भारतीय सामुद्रिक जो साम्राज्य है उसका, उस पर किसका नियंत्रण हो गया है, किसका नियंत्रण है, पुर्तगालियों का। ये इन्होंने करा एस्तादो इंडिया के तहत। दूसरी चीज, इन्होंने एक व्यवस्था, एक सेटलमेंट शुरू किया। ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि कार्टेज जो होता है ना, कार्टेज, कार्टेज क्या, कौन सा कार्टेज, क्या होता है कार्टेज, कोई नहीं ना, रवि, तेज, सामान ढोने वाला कार्टेज, अरे कार्टून कार्टेज जो है इसका मतलब होता है परमिट। क्या होता है इसका मतलब, परमिट। इन लोगों ने क्या करा, पुर्तगालियों ने, इस क्षेत्र में अगर कोई भी, जैसे अब देखिए अरब देश हैं, इनको भी यहाँ से व्यापार के लिए जाना है। भारत, खुद के भारत के व्यापारिक जहाज जो है यहाँ से जाते थे, अफ्रीका से जो जहाज है वो भी हिंद महासागर में जाते थे। तो इसने क्या करा, कार्टेज के तहत, कार्टेज का मतलब परमिट देना शुरू करा कि भैया अगर किसी को भी यहाँ से व्यापार करना है, इंडियन ओशन से व्यापार करना है, तो उसको यहाँ से हमसे परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आप परमिशन लो, उसके बदले में मोटी रकम दो, हम परमिशन देंगे। और परमिशन के साथ ही हम एक, हमारी तरफ से एक बेड़ा उस व्यापारिक जहाज को देंगे। हमारा जो बेड़ा होगा वो उसे सुरक्षा मुहैया कराएगा ताकि लूटपाट ना हो। हम यूं कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे थे कि जनरली कोई अगर व्यापारिक जहाज जाता तो उस पर लूटपाट मचाने का काम यही कर रहे थे, मगर इनने इनडायरेक्टली क्या करा, क्या रिप्रेजेंट करा अपने आप को कि हमारे, हमसे परमिशन लो, परमिट लो, हमारा बेड़ा तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें सुरक्षा देगा और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा, तुम्हें यहां से वहां सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। मतलब ये खुद से खुद को बचाने का वादा कर रहे थे। समझ में आ रही दोस्तों? तो कार्टेज आर्मेडा काफिला जो व्यवस्था है, ये इन्होंने व्यवस्था लागू करी। तीसरी चीज, पुर्तगालियों की वजह से जो चीज भारत में हुई है अच्छी, वो है प्रिंटिंग की शुरुआत। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, क्या प्रिंटिंग की बोले, प्रिंटिंग की शुरुआत, प्रेस तो नहीं कह सकते, प्रिंटिंग की शुरुआत जिसने की है वो कौन थे, पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भारत और जापान के बीच व्यापारिक या व्यापार की शुरुआत अगर हम बोलें, वो किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है दोस्तों। भारत और व्यापार, जापान किस साइड है, पूर्व दिशा में, इस साइड एशिया के पूर्व में है। तो भारत और जापान के बीच जो सामुद्रिक व्यापार की शुरुआत है वो किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। और एक अंतिम जो महत्वपूर्ण चीज इन्होंने की थी वो ये कि मध्य अमेरिका से पुर्तगाली ही भारत में आलू, तंबाकू और मक्का, ये तीन चीजें भारत में लेके आए थे। तो भारत में मक्का, तंबाकू, आलू की शुरुआत भी किसने की, पुर्तगालियों ने। ये एक कंक्लूजन है जो मैंने आपको पुर्तगालियों का बताया। इसके आगे हमें किसे पढ़ना है, ब्रिटेन को, अंग्रेजों को पढ़ना है। अंग्रेजों को पढ़ना है और अंग्रेजों ने किस प्रकार से फ्रांसीसियों से वो लड़के यहाँ पे स्थापित हुए हैं, डच से उनने कैसा व्यवहार किया, उनसे कैसे वो लड़े हैं या उनसे क्या संबंध उन्होंने बनाए हैं, पुर्तगालियों से किस प्रकार के वैवाहिक संबंध पढ़ाए, इसको हमें पढ़ना है आगे। सुनाई कुछ अगर क्विक रिवीजन में हम देखें पुर्तगालियों के बारे में मोटे मोटे तौर पे, पहली चीज कि 1503 में उन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाई। दूसरी चीज, भारत में पहला जो पुर्तगाली वायसराय था वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, ये बता दी है मैंने, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, यानी कि शांति जल की नीति। इसके तहत इसने क्या बोला, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कि भैया मेरे को लड़ना नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इसका विवाद हो गया। और किन से लड़ा, ये संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़े से ये लड़ा, जिसमें 3 देश शामिल थे, भारत से गुजरात के व्यापारी मुस्लिम, तुर्की और मिस्र के व्यापारी। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चूंकि उन युद्धों में जीत गया और यहाँ इस एरिया में किसका साम्राज्य स्थापित हो गया, पुर्तगालियों। दूसरा कौन वायसराय बन के आया भारत में, अल्बुकर्क, जिसे क्या कहा जाता है, भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। इसके बाद अगर बात करें कि अल्बुकर्क ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से किसे जीत लिया था, गोवा को जीत लिया था। गोवा भारत का हिस्सा कब बना, हमने कब पुर्तगालियों को भगाया, फाइनली 19 दिसंबर 1961 को भगाया, 61 में भगाया। यहाँ पे पुर्तगालियों के आने के बाद एक व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी, क्या, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, जिसके तहत इन्होंने परमिट देना शुरू किया।
भारत और जापान के बीच व्यापार की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। भारत में मक्का, तंबाकू और आलू लाने का जो काम है मध्य एशिया से, वो पुर्तगालियों ने किया। और भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत भी किसने की? और भारत का जो सामुद्रिक साम्राज्य है उस पर किसने अधिकार जमाया? पुर्तगालियों ने। इस प्रकार इस समय पे, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय पे पुर्तगालियों ने अपने आप को सागर का स्वामी घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? सागर का स्वामी। और ये कहने पे, ये चीज करने पे एशिया का जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। क्योंकि एशिया के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर पे किसका अधिकार किसने स्थापित कर लिया था? पुर्तगालियों ने स्थापित कर लिया था।